क्लास 9th कंपार्टमेंट सेक्शन सी कर रहे हैं, साइंस का कंपार्टमेंट एग्जाम का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 26 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन बी का, व्हाट आर द जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, देखिए क्या होती है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, समझ लिए। जैसे उनका जेनेटिक तो कुछ और होता है, पर उनके अंदर डीएनए को इंसर्ट करके हम उनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे गोभी होती है, गोभी को हमने क्या बनाया, ब्रोकली बनाया, तो क्या करा, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है। दूसरा हम बोल सकते हैं मस्टर्ड या पोटैटो, ये भी क्या होते हैं, इनमें ज्यादा प्रोटीन होता है, इसके कारण इनको क्या कर दिया गया है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कर दिया गया है। मतलब जिन क्रॉप्स में अच्छी प्रोटीन और विटामिन होते हैं उनको क्या करता है, जेनेटिकली और मॉडिफाई कर दिया जाता है, ताकि लोगों को और ज्यादा क्या मिल सके, प्रोटीन रिच फूड मिल सके। चलिए आंसर मैच कर लो, क्या हो सकता है बेटा, कैसे लिखेंगे, द प्लांट इन विच डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ऐसे प्लांट जिसमें डीएनए को क्या करा जाए, मॉडिफाई करा जाए, किस तरीके से करा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से, ठीक है। और उससे फायदा क्या होता है, एग्रीकल्चर पर्पज का फायदा होता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, और शॉर्ट में जीएम बोलते हैं। और जनरली जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी हैं, ब्रिंजल, मस्टर्ड, पोटैटो। क्यों, क्योंकि इनमें प्रोटीन रिच होती है, इनमें अच्छा प्रोटीन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी हैं, जिनमें क्या करा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनके डीएनए को मॉडिफाई करा जाता है और अच्छा बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, पोटैटो और ब्रिंजल। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है व्हाट इज इवेपोरेशन, राइट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, और कई बार सिर्फ इवेपोरेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इवेपोरेशन क्या है और उसके दो फैक्टर, तो पहले तो समझ लो, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, आप लिख सकते हो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। दूसरा आप बोल सकते हैं इवेपोरेशन डन इट्स क्या, बिलो द बॉइलिंग, बिलो द टेम्परेचर, इवेपोरेशन उसके टेम्परेचर से कम पे भी हो सकता है। और इवेपोरेशन के वैसे 4 फैक्टर हैं, ठीक है, पर आपको यहाँ पे 2 फैक्टर पूछे तो आप 2 फैक्टर भी बता सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, ठीक है। आप इसे किस तरीके से इसका आंसर को करेक्ट तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट चेंज इनटू द गैसियस फेज। इवेपोरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें पानी भाप बन जाता है, ठीक है, और लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अफेक्टेड, इवेपोरेशन ज्यादा और कम हो सकता है। ज्यादा इवेपोरेशन कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, यानी गर्मियों में पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है। कूलर में अगर आप गर्मियों में पानी डालेंगे तो जल्दी जल्दी कूलर में से पानी खत्म होने लगेगा, और उसी कूलर में अगर आप सर्दियों में पानी डाल के कूलर चलाएंगे तो उसका पानी खत्म होने में टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। यानी इवेपोरेशन इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। सरफेस एरिया जितना बड़ा कूलर होगा उतना जल्दी उसमें से पानी खत्म होगा, और जितना छोटा कूलर होगा तो उसमें पानी जो है ज्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। और भी 2 इसके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे विंड स्पीड भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। पर आपको 2 ही फैक्टर पूछे हैं तो आप 2 फैक्टर बताएंगे। तो पहली बात तो इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी भाप में बदल जाए, ठीक है, और किसकी हेल्प से, सरफेस के थ्रू। दूसरा इवेपोरेशन की जो फैक्टर है वो क्या है, एक है टेम्परेचर और एक सरफेस एरिया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्टर होगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो बेटा यहाँ पे बोला है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे हम, हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्साइड का सिंबल होता है O। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी भी होती है 2। तो जब इनको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा Ca2O2। ये बात है, क्या बनेगा Ca2O2। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ क्रिस क्रॉस करते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा Ca2O2। दोनों 2 2 हैं
तो 2 की से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो कैसे होगा बेटा। अब हमें किसका फॉर्मूला बनाना है? सोडियम सल्फेट। तो हम सोडियम को जो सिंबल है वो क्या होता है? Na। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। इतनी बात तो समझ आ गई ना बेटा। सोडियम की वैलेंसी 1 और सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। सल्फेट की वैलेंसी क्या है? 2। क्रिस क्रॉस करेंगे तो सोडियम के साथ तो क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा और सल्फेट के साथ क्या चला जाएगा? 1। तो 1 का तो कुछ नहीं है, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2। तो सोडियम के साथ 2 और SO4 के साथ 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2SO4। क्वेश्चन का फॉर्मूला समझ आया बेटा कैसे बनेगा? पहले हम वैलेंसी लिखते हैं और फिर क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला किसका बनाना है हमें? हम बनाएंगे पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। भाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसमें एक और O जोड़ते हैं तो CO3। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो फिर क्या करेंगे बेटा? हम क्रिस क्रॉस कर देंगे। क्रिस क्रॉस करेंगे तो पोटेशियम के साथ तो 2 चला जाएगा K2 और कार्बोनेट के साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो CO3। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2CO3। देख लो एक बारी बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, आप देखो। पहले पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया वो क्या है? CaO। उसके बाद क्या पूछा है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Na2SO4। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? पोटेशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है? K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट एनी 3 पोस्टुल ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 3 पोस्टुल बताने हैं। क्वेश्चन है, राइट 3 पोस्टुल ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के 3 पोस्टुल बता। पोस्टुल तो ज्यादा है पर यहाँ पे 3 पोस्टुल पूछे, तो हम 3 मेन इंपोर्टेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुल है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, देखिए वो क्या है, फटाफट से लर्न करते हैं। फर्स्ट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितनी भी मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, तो किनसे बनी है? बड़े छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और उन्हें एटम कहते हैं। दूसरा क्या है? ऑल एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। जितने भी एटम हैं उनको हम पहचान सकते हैं उनके मास से, साइज से और अलग अलग प्रॉपर्टियों के द्वारा। यानी जो एटम्स हैं सभी एटम के अलग अलग साइज हैं, उनका अलग अलग मास है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? अलग अलग है, यानी आइडेंटिकल है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ये दी थी। और तीसरी उसने क्या कहा था? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम ना बनाए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं। ये आपने मास में भी सुना होगा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बिल्कुल वैसे ही एटम भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो 3 जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुल है वो क्या है? पहला पॉस्टुल यही है कि जितने भी मैटर है मेड अप ऑफ एटम, यानी ऑल द मैटर मेड अप ऑफ एटम। और एटम क्या है? टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल है। दूसरा, एटम जो होते हैं उन्हें हम पहचान सकते हैं उनके मास से, साइज से और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से। और तीसरा, एटम को ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता और ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ आ गया है? ठीक है, ये सेक्शन